नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में यह केस दर्ज हुआ है। एफआईआर टलवाने की कोशिश और धमकी देने के आरोप में चिराग पासवान का नाम भी एफआईआर में है। और आपको ये साफ कर दें कि रेप का आरोप सिर्फ प्रिंस राज पासवान पर ही लगा है। पीड़िता ने करीब 5 महीने पहले रेप की शिकायत लेकर एलजेपी नेताओं पर आरोप लगाया था। शिकायत में यह भी कहा गया था कि चिराग पासवान और प्रिंस उसे धमका रहे हैं। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता की मेडिकल जांच हो गई है और अब मामले की आगे की जांच जारी है। इस मामले में प्रिंस राज पासवान ने भी 10 फरवरी को महिला के खिलाफ वसूली का केस दर्ज करवाया था। और जो पीड़िता है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कोर्ट में आपने क्या शिकायत की है? मैम, कोर्ट में जो भी फ्रॉम स्टार्टिंग अभी तक जो भी जितनी भी मेरे साथ घटनाएं घटी और मेरे साथ कुछ हरकतें हुई हैं, उस चीज़ को लेकर मैंने कंप्लेंट मैंने दिया था, जिसकी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद फिर कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद योर शोषण हुआ और जो भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है। जी, और क्या पुलिस ने आपकी शिकायत नहीं सुनी? मैम, पुलिस के द्वारा मेरी शिकायत नहीं सुनी गई। मैं बहुत टाइम करीब 4-5 महीने में डेली मेरा जाना होता था थाने में। और अभी सिटिंग एमपी होने के नाते सिटिंग एमपी है ये कह के मुझे टाल दिया जाता था। और मतलब मुझे काफ़ी धक्के खाने पड़े और काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। जिसके बाद जब मुझे लगा कि ये शायद मेरी थाने से कोई सुनवाई नहीं होगी, तो मैंने ऑनरेबल जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद फिर मुझे न्याय मिला है। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। जी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आपके खिलाफ भी वसूली का एक केस दर्ज किया गया है आरोपी पक्ष की ओर से। मैम, मेरे खिलाफ जब मैं पार्टी में थी, जब मैं थी उसी दौरान मैंने एक रिटर्न लेटर भी लिखा था चिराग भैया को। मैंने एक रिटर्न लेटर भी लिखा था। उसमें हर एक पॉइंट का जिक्र था, मेरे साथ कब क्या घटना घटी, मेरे साथ मुझे अलग अलग तरीके से थ्रेट किया गया, मुझे मरवाने की कोशिश की। बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए। 8 जनवरी के उस पन्ने में हर एक बात का जिक्र था। उसके बाद फिर उस बात का जिक्र था। उसके बाद फिर 14 जनवरी को मेरे पास करीब रात 10 बजे कॉल आता है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना चाह रही थी तो आप आ जाइए। तो 15 जनवरी को मैं दोपहर 2 बजे करीब 2 बजे मैं जाती हूँ। वहाँ पे प्रिंस राज मौजूद होते हैं, चिराग पासवान जी मौजूद होते हैं और मैं वहाँ पे जाती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ मत करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप मुझे भैया बोल रही हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। और मुझे आश्वासन दिया गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद वो मदद करेंगे। और 15 जनवरी को उन्होंने गुड फेथ में लेकर मेरे पास उन्होंने कहा कि अगर आप कोर्ट में जाती हैं या आप अगर कंप्लेंट करती हैं तो आपके पास क्या एविडेंसेस हैं। उन्होंने मुझसे एविडेंसेस जानने की कोशिश की और गुड फेथ में लेके उन सारे एविडेंसेस को मिटाने का भी काम किया। 15 जनवरी को मेरी आखिरी बार मुलाकात होती है। उसके बाद फिर मैं उनकी कॉल का इंतजार करती हूँ कि शायद वहाँ से भैया ने जो मुझे आश्वासन दिया तो शायद मुझे कॉल है, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट वगैरह कुछ हर एक चीज़ करने के लिए मना किया था। तो मैं उन पर ट्रस्ट, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उसके बाद फिर जब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था तो 3 फरवरी को मैं पार्टी चेंज कर लेती हूँ। इस पार्टी को रिजाइन करके मैं दूसरी पार्टी 3 फरवरी को ज्वाइन कर लेती हूँ। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 10 फरवरी को मेरे खिलाफ ये केस दर्ज करवाते हैं। उसके बाद 12 फरवरी को मेरे से जो भी मेरे पास एविडेंसेस हैं, मेरे फ़ोन, मेरे लैपटॉप, हर एक एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई, वो भी इलीगल तरीके से। जी बिल्कुल। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है? मैम, मुझे अब ऑनरेबल जस्टिस पे मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा और निष्पक्ष तरीके से मेरे मामले की जांच होगी। क्योंकि जैसा पुलिस वालों के द्वारा मुझे काफ़ी इधर उधर घुमाया गया, मेरा नहीं लिखा जाता, बट अब मुझे पूरा विश्वास है ऑनरेबल जस्टिस पे। जी बिल्कुल। और प्रिंस पासवान को आप कब से जानती थी? मैम, प्रिंस पासवान को मैं जनवरी 2020 से मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं पार्टी में थी और पार्टी की वो एक सांसद थी और मैं पार्टी की पदाधिकारी थी। तो बिल्कुल। तो ये पीड़िता थी जिन्होंने इस वक्त हमारे साथ बात की और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। प्रिंस पासवान, इस पूरे केस के होने के बाद क्या प्रिंस पासवान से आपकी कोई बातचीत भी हुई थी?
मैम मेरी आखिरी बातचीत जो 15 जनवरी को ही हुई थी। 15 जनवरी के बाद मैंने पार्टी चेंज की, उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। जी। और यहाँ पर चिराग पासवान पर भी एफआईआर में उनका भी नाम है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? मैम उन्होंने चिराग भाई ने गुड फेथ में लेकर सारे एविडेंसेस को मिटाया है और गुड फेथ में लेकर मेरी फ़ोन जब्त करवाई, वो भी इलीगल तरीके से। मुझे कोई नोटिस नहीं आया, इलीगल तरीके से मेरे घर पे रेड होती है, मेरा फ़ोन लैपटॉप लेकर जाया जाता है। उसके बाद उन्होंने 15 जून को एक लेटर अपने आदरणीय चाचा जी को एक लेटर लिखते हैं, उसमें वो मेरे नाम का जिक्र करते हैं और उसमें वो एक अलग बयान देते हैं जो कि मतलब अगर कोई केस है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये जो लड़की है ये गलत है या नहीं, ये चीज कोर्ट को डिसाइड करनी है। आप कौन होते हैं डिसाइड करें? और आप किसी महिला को आप अपने परिवार की लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रहे हो? आप अपने परिवार की लड़ाई आप अपने परिवार तक सीमित रखिए। आप मुझे अगर मैं गलत होती तो यहाँ पे नहीं होती। और मेरी जबकि मेरे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, मेरे साथ अलग अलग तरीके के इंसिडेंट्स हुए, और जबकि 8 जनवरी को जो लेटर लिखा था उसमें हर एक बात का जिक्र है जो कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एक्सेप्ट भी किया कि हाँ मुझे 8 जनवरी को लेटर मिला था। जी बिल्कुल। प्रिंस राज पासवान पर जिन्होंने आरोप लगाया है रेप का, ये वही पीड़िता हैं और इस मामले में प्रिंस राज पासवान के वकील ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 10/2/2021 को में जो मेरे क्लाइंट है प्रिंस राज, उन्होंने एक एक्सटॉर्शन का एफआईआर लॉन्च किया था पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में। उस एफआईआर में कंप्लेनेंट जो इस दूसरे एफआईआर की है, कंप्लेनेंट अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर के एक्सटॉर्शन करते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट 1 करोड़ का मांगते हैं, ये बोल के कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपका रेपुटेशन को खराब कर दूंगी। उसको थ्रेट करता है इसके लिए। और जो मेरे क्लाइंट हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं और वो एक जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। और पीड़िता लगातार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो वकील हैं प्रिंस पासवान के, उनको आपने सुना लगातार आप पर वसूली के आरोप लग रहे हैं। मैम इस चीज पे मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि अगर वो कहते हैं, पहली चीज अगर मैं उन पे वसूली इस तरीके की चीजें मैं कर रही हूँ और अगर इस तरीके की चीजें उनके द्वारा जो बयान दिया गया कि इस तरीके की चीजें कर रहे हो, तो मेरी पार्टी चेंज करने के बाद ही आपने ये चीज, आप एलिगेशंस क्यों लगा रहे हैं? आप मेरे खिलाफ एफआईआर करते हो, आपकी एफआईआर तुरंत लिख ली जाती है, लेकिन मेरी एफआईआर को इतना भटकाया जाता है, घुमाया जाता है, उसके बाद फिर मेरी एफआईआर लिखी जाती है। तो आप इस तरीके की चीजें आप, और अगर मैं गलत थी तो आप, मुझे आपके पास अगर एविडेंसेस थी तो आपने मेरी जो एविडेंसेस जो भी थे मेरे पास, आपने उसको खत्म करने की कोशिश क्यों की? और अगर आपके पास इतने ठोस एविडेंस थे तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती, आज मैं जेल के अंदर होती। आपके पास एविडेंसेस है तो आप प्रूव करिए ना, आप कोर्ट को, जस्टिस को आप प्रूव करिए। पुलिस वालों ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी, मैं जस्टिस के, ऑनरेबल जस्टिस के सामने गई और मैंने जो मेरे एविडेंसेस थे मैंने उसको दिया, उसके अकॉर्डिंग मेरे जो एफआईआर की ऑर्डर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो उसके बाद दिए गए। तो आप, अगर आपके पास एविडेंसेस है तो आप सो करिए ना, आप सो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एविडेंसेस सो करिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं यहाँ पे नहीं बैठी होंगी जी। और अगर आप पार्टी चेंज के बाद ही क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? पार्टी चेंज के बाद, पार्टी चेंज जब मैं पार्टी में थी तो पार्टी में रहने के साथ आप करते ना, आप मेरे खिलाफ जो आपको जो इल्जाम लगाना था वो आप करते। आपने ऐसा क्यों किया? आपने पार्टी चेंज करने के बाद आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक और बाइट आपको सुनाते हैं जहां पर इस मामले में एलजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और वो जांच में सहयोग करेगा। मामला अब न्यायालय में, न्यायालय इस मामले को देख रहा है और देश का जो न्याय व्यवस्था है और जो कानून व्यवस्था है, न्यायालय का, इस देश के सभी 130 करोड़ नागरिक न्यायालय का सम्मान करते हैं और पूरे विश्व में हमारे न्यायालय का एक सम्मान है। और जब यह न्यायालय जब इस मामले को देख रहा है और दिल्ली पुलिस की जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, तो बहुत सारे साक्ष्य एविडेंस हैं। जब मामला न्यायालय में है वह मीडिया के सामने हम लोग नहीं रख सकते। और इस मामले में एलजेपी नेता राजू तिवारी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहा था कि आप लोगों का दोनों का अंदरूनी मैटर है, क्या मैटर है उनको जानकारी नहीं थी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से कहते कि आप लोग मैटर हल करिए, और नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद सजेशन किए थे कि आप लोग कानून का सहारा लीजिए, तो कानून अपना काम करेगा। और इस पूरे मसले पर जो पीड़िता हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पर एलजेपी ने भी कहा है कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो जो जांच होगी उसमें पूरा सहयोग उनकी ओर से दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगी आप?
मैम मुझे ऑनरेबल जस्टिस पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। ऑनरेबल जस्टिस पे भरोसा है। बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी होते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सभी सियासी दलों ने अभी से मोर्चेबंदी तेज कर दी है। सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज यूपी के अलीगढ़ से चुनावी शंखनाद कर दिया। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास के साथ पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी एक के बाद एक केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी में आज के सियासी वार पलटवार की 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने यूपी में योगी सरकार की तारीफ करते हुए राज्य में कानून का राज होने का दावा किया। दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है, जिन्होंने अलीगढ़ की रैली में दूसरी सरकारों के भ्रष्टाचार पर वार करते हुए अपनी सरकार के काम गिनाए। और तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की है, जिन्होंने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। तो वहीं चौथी तस्वीर अखिलेश यादव की है, जिन्होंने यूपी सरकार को बुलडोजर सरकार बता दिया। और पांचवी तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी की है, जिन्होंने यूपी सरकार पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। और सबसे पहले हम आपको पीएम मोदी की वो बात सुनाते हैं जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और यूपी में कानून का राज होने का दावा किया। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अलीगढ़ में मंच से इस बात का दावा किया कि यूपी में पिछली सरकारों की तुलना में बीजेपी सरकार में कहीं ज्यादा विकास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय के साथ वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है। सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य, और अभी 3 दिन पहले प्रयागराज की धरती पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, 2007 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मात्र गन्ना किसानों का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, और 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। कोरोना कालखंड में चीनी मिलों का अनवरत चलाया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए यूपी सरकार को बुलडोजर वाली सरकार बता दिया। अखिलेश यादव ने अयोध्या में गरीब लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर तोड़े गए घरों को दोबारा बनाने का भी वादा किया। तो लगातार ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादी ने सूची बनाई है। अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चढ़ा दो आप। और अजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, सियासी सरगर्मी अब और तेज बढ़ती जा रही है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है जब से अलीगढ़ के दौरे पर गए थे पीएम मोदी।
देखिए बिल्कुल शिवानी, जिस तरह अखिलेश यादव ने बुलडोजर का बयान दिया उस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी है और सीधे तौर पर बीजेपी के जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने भी कहा कि अखिलेश यादव ने जो किया था वही उसी की वो दुहाई दे रहा है। और योगी आदित्यनाथ सरकार जो काम कर रही है माफियाओं की 1600 करोड़ से अधिक संपत्तियों को निस्तेनाब की और योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर इसी तरह चलाती रहेगी। तो अखिलेश यादव अपने लोगों से कहते हैं कि वो माफियागिरी न करें। तो कहीं ना कहीं आपने देखा ओवैसी किस तरह का बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में आए तो किस तरह का बोले, अब अखिलेश तब बीजेपी पर पलटवार करे और बीजेपी अखिलेश यादव पर। और अब 2022 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ऐसे सियासी वार और प्रहार आपको देखने को मिलते रहेंगे शिवानी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अब धीरे धीरे सियासी हलचल और तेज बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ गए थे और वहां पर उन्होंने विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जो नफरत करे वो कैसा योगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमानों के मुद्दे पर यूपी सरकार पर हमला बोला है। और अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए अब धीरे धीरे जैसे ही अलीगढ़ वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, राजनीतिक रिएक्शंस जो थे वो सामने आने लगे। मंत्री जब अलीगढ़ में थे उसके पहले से देखिए 2 दिन पहले से विपक्ष बार बार हमला कर रहा था, लेकिन जो कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री लगातार टूट गए, प्रधानमंत्री आए, ओवैसी लगातार यही बात कहते रहते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा, मुसलमान उठ खड़ा होगा, मुसलमान जागेगा। और बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम विकास की बात करते हैं। और ये आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 का चुनाव योगी के नाम और काम पर होगा। आज भी वही बात कमोबेश दोहराई गई। और राजा महेंद्र सिंह जो जाट के बड़े नेता थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। तो अब विपक्ष इन सब चीजों को लेकर, नाम को लेकर, क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर कांग्रेस के प्रियंका या राहुल हो, इनके कोरे बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता और हम इस बार 300 के पार जाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी अपने दावे कर रही है और जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अपने अपने दावे हैं। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमानों के मुद्दे पर यूपी सरकार पर हमला बोला और राज्य में मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया। 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का, 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का, मैं आपका 2017-18 का फिगर दे रहा हूं, कितने घर दिए मुसलमानों को आपने? 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 6 लाख के ऊपर। MSDP का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। और यूपी सरकार पर अखिलेश त्रिपाठी के बयान पर बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया। अखिलेश यादव जी को आज बहुत पीड़ा हो रही है कि जिस तरह से अपनी शासन सत्ता के समय में उन्होंने तमाम माफियाओं की, अपराधियों की संपत्तियों को बनवाने का काम किया था, आज योगी आदित्यनाथ जी उनके किए कराई पर पानी फेर रहे हैं। आज जब बुलडोजर चला करके 1600 करोड़ की संपत्तियों को हमने जब्त करने का काम किया है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है, ये गरीबों की कमाई को, गाढ़ी कमाई को लूट करके, खसोट करके इकट्ठा की गई माफियाओं की संपत्ति थी, जिसमें अखिलेश यादव जी का हिस्सा था। इस नाते आज उन्हें पीड़ा हो रही है कि उनकी सरपरस्ती में तैयार की गई इन संपत्तियों को आज बुलडोजर लगा के ढा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप कितनी भी चिंता व्यक्त करिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है। ये कानूनी रूप से जिन लोगों ने भी संपत्तियों को लूटा है, खसोटा है, उनके ऊपर ये बुलडोजर चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जाट राजा के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। और यही नहीं, उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर से जुड़े कामों का भी जायजा लिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने अलीगढ़ एयरपोर्ट की भी नींव रखी। इससे पहले पीएम मोदी मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और इस दौरान
वहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दूसरे मंत्री मौजूद रहे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 4 तस्वीरें आप देखिए। आज मंच पर एक साथ दिखे योगी और मोदी, और इसी को लेकर अब सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ आज पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। और अब इसी के साथ साथ 2022 का चुनावी शंखनाद भी हो गया है। कई राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया भी इसके बाद आई और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो अब सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। आज अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधा अष्टमी भी है। ये अवसर आज के इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वरना मुझे तो याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं, जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहां ऐसे आयुध बनेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी सरकार ने अलीगढ़ के तालों और हार्डवेयर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। पीएम मोदी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की भी जमकर तारीफ की। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने, गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को
स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का। और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, 2 स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रखे जाने के बाद न्यूज 18 की टीम ने कार्यक्रम में आए लोगों से बातचीत की, जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री के इस कदम की जमकर तारीफ की और आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटी से होने वाले फायदों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने नींव रखी है, आपको क्या लगता है कितना फायदा होगा इस यूनिवर्सिटी? 100% फायदा होगा और ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा है, अलीगढ़ वासियों के लिए बहुत अच्छा है। जो स्कूल कॉलेज वगैरह जो बहुत दूर होते हैं उनके लोधा में जो पास हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टडी भी अच्छी होगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि योगा है, आध्यात्मिक है और बाकी क्लासेस हैं, सारी चीजें हैं और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अच्छी बात है हमारे लिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही विकास होता रहे हमारा अलीगढ़ का, और अलीगढ़ का नाम रोशन हो हमारा। के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रोजगार के अवसर पैदा होंगे जी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हाँ जी, बिल्कुल पैदा होंगे, नए रोजगार भी मिलेंगे, क्योंकि जब कोई किसी नई चीज का निर्माण होता है तो वहाँ पे रोजगार के अवसर तो जनरली होते ही होते हैं। वहाँ पर बच्चों का भविष्य बहुत सुनहरा होगा जब यहाँ पास में पढ़ाई के लिए सुविधा होगी और बच्चों को बहुत आगे तो परेशानी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बहुत के लोग हैं उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। 2022 में किसकी सरकार बनेगी जी? भाजपा मोदी योगी बच्चों का बहुत विकास होगा और आगे की जनसंख्या अच्छी रहेगी। हर बार हमें मोदी और योगी जी ही चाहिए, जिससे कि हमारा जो भारत है तरक्की करे और स्वतंत्र रहे और बढ़िया रहे। न्यूज 18 की टीम ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रपौत्र से चरत प्रताप सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी खोले जाने पर खुशी जताई और सरकार से उनके लिए भारत रत्न देने की मांग भी की। हमारे साथ हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के प्रपौत्र चरत प्रताप सिंह जी। चरत जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास किया राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर। क्या आपको लगता है कि जो सम्मान पहले मिलना था वो काफी देर से मिला है? मैं ये बोल के थक गया हूँ, सॉरी कि देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अब हुआ है। ये बहुत पॉजिटिव मूव है, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि भारत सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को विश्वविद्यालय बना के बहुत बड़ा सम्मान दिया है। सरकार ने एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत तो कर दी, क्या लगता है कि सम्मान और भी मिलना चाहिए? और भी पुरस्कार हैं जो देश में भारत रत्न जैसे जो यहाँ पर मांग उठ रही है हाथरस और अलीगढ़ की जनता के द्वारा? बहुत लोग जो उनको जानते हैं और जो समझते हैं उनका मानना है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरा भी मानना है कि वो भारत रत्न के हकदार हैं, लेकिन ये निर्णय भारत सरकार को लेना है। और मुझे ये पता है कि वो भारत के रत्न थे, हैं और हमेशा रहेंगे। एक अंतिम सवाल, जब चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में उनके नाम का प्रयोग करना, उनको सम्मान देना, क्या लगता है कि एक जो समुदाय नाराज है, किसान और खासकर जाट समुदाय जिससे राजा आते हैं, उनको लुभाने की कोशिश? बिल्कुल नहीं, मिलेगा उनको? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये जो निर्णय है ये आज से 2 साल पहले लिया गया था। 2019 में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी इजलास की सभा में उन्होंने फैसला लिया था कि वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे विश्वविद्यालय बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चरत प्रताप सिंह जो राजा महेंद्र प्रताप के वंशज हैं, उनका कहना है कि फैसला तो 2 साल पहले ही ले लिया गया था, लेकिन जहां तक राजा महेंद्र प्रताप की बात है तो वो भारत के रत्न हैं, थे और रहेंगे, लेकिन उनको भारत रत्न मिलना चाहिए।